मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर की ओर, जहाँ पे मैं आपको आज नए टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगा, फिजिक्स के नए टॉपिक के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बतलाए थे और उसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग उन सब चीज़ों को कवर कर लिए होंगे और उस वीडियो को देख करके अपना जो भी है नोट्स भी बना लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर की ओर, जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दर्पण के बारे में पढ़ाऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? आपके माइंड में होगा ये सवाल कि दर्पण इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि दर्पण से न केवल सब्जेक्टिव में ही आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में ही न केवल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वरन लघु उत्तरीय क्वेश्चन के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से पूछे ही जाते हैं। इसलिए दर्पण टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको नित्य प्रतिदिन आगे पढ़ाता ही रहूँगा और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, और याद करते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ को याद रखना, क्योंकि पढ़ने के लिए आप लोग आज तक तो पढ़ते ही होंगे और ये अभी नवंबर का माह चल रहा है, आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, फरवरी लास्ट में। 10th वाले के जो भी विद्यार्थी हैं 2025 में जो भी एग्ज़ाम में शामिल होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, वो उन लोगों के पास अभी समय बहुत कम है। ठीक है, मैं बार बार इस बात का चर्चा करता हूँ। तो आप लोग इस 11 माह में जो पढ़े होंगे, हो सकता है न कोई ना भी पढ़े हो, जो पढ़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा, उनका स्कोर भी अब बहुत अच्छा आएगा। और जो नहीं पढ़े हैं वो भी परेशान ना हो, क्योंकि हमारे साथ यदि आप जुड़े हैं तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो फिक्स है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। मैं 100% दावा नहीं करता, लेकिन फिक्स है कि आपका यदि अभी तैयारी बिल्कुल शून्य है, क्योंकि समय बहुत कम है। 100% दावा इसलिए नहीं करता क्योंकि समय बहुत कम है। जो चीज़ आपको साल भर में पढ़ना था वो चीज़ मैं आपको 3 माह में पढ़ा रहा हूँ, 2.5 से 3 माह में। तो ये चीज़ टाइम भी मायने रखता है। तो मैं पढ़ाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आप लोग कवर कर पाइएगा तो ना। मैं पढ़ाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप लोग उस पूरे सिलेबस को टेकअप नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं प्रत्येक टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम में पहले प्रश्न पूछ लिए गए हैं जिन टॉपिक से, उन टॉपिक को तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ अगर ऐसे टॉपिक हमको दिखा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो उन टॉपिक को भी मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि जिस प्रकार मैंने अभी तक सारे टॉपिक को, सारे टर्म को मैंने विश्लेषण करने के साथ साथ पढ़ाता आया हूँ, ठीक उसी प्रकार आगे भी मैं प्रत्येक टॉपिक के बारे में इसी तरह विश्लेषण करके मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और निरंतर रूप से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। सभी समय बहुत कम है, इस चीज़ पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, और एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग अपने पूरे ऊर्जा को इस ओर लगा दीजिए एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी ही वक्त है, बाद में पछताने से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए अभी समय रहते हुए आप लोग सतर्क हो जाइए और पढ़ाई में जुड़ जाइए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पीछे का जितने भी 5 या 6 लेक्चर हुआ है उसको कवर कर लिए होंगे, और मैं आज आपको फिर से नए टॉपिक, नए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ,
जिससे आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप वीवीआई मार लीजिएगा, इस टॉपिक को, दर्पण को। ठीक है, तो चलते हैं, आज मैं आप लोग को दर्पण के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं, आज मैं आपको सबसे पहले दर्पण के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दर्पण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तत्पश्चात मैं दर्पण के प्रकार के बारे में बताऊंगा कि दर्पण क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दर्पण की परिभाषा को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, दर्पण एक प्रकार का पॉलिश किया हुआ चमकीला परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, अथवा पॉलिश की हुई किसी चिकनी व चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। तो आप लोग दर्पण से डेली लाइफ में अवगत हो ही चुके होंगे, जिससे आप अपना फेस को, अपना चेहरा को देखने का काम करते होंगे। वही दर्पण के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। हालांकि आप जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वह दर्पण कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग सामान्यतः, जैसे सैलून में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो सामान्यतः समतल दर्पण होता है, जिसमें हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल सेम टू सेम बनता है। और गाड़ी के आप बैक साइड मिरर में देखते होइएगा, वहाँ पे अवतल दर्पण लगा रहता है। तो प्रत्येक दर्पण के बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। उससे पहले आप लोग सिर्फ यहाँ पे पहले दर्पण की परिभाषा के बारे में समझ लीजिए। तो दर्पण एक प्रकार का पॉलिश किया हुआ, दर्पण पॉलिश किया हुआ एक प्रकार का चमकीला परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो परावर्तक पृष्ठ के बारे में मैंने पहले ही आपको चर्चा कर लिया है। तो उन सभी वस्तु को, उन सभी अपारदर्शी वस्तु को मैं परावर्तक पृष्ठ कहूँगा, जिनसे प्रकाश टकरा करके क्या होगी, लौट जाएगी, टकरा करके लौट जाएगी। लेकिन आप बोलिएगा कि दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ है, यानी आप दीवार भी दर्पण हो गया, तो ऐसा नहीं है। केवल वही परावर्तक, चमकीला परावर्तक पृष्ठ दर्पण हो सकता है जिससे हमारा इमेज बनता हो, जिससे हमारा प्रतिबिंब बनता हो। अब आप ये सोचिएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो दर्पण के जस्ट बाद मैं आपको प्रतिबिंब के बारे में ही चर्चा करूंगा विस्तार पूर्वक कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब हालांकि दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, दर्पण के जस्ट बाद मैं प्रतिबिंब के बारे में ही चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं अभी दर्पण के बारे में चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, तो दर्पण एक प्रकार का पॉलिश किया हुआ चमकीला परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। तो दर्पण क्या करता है कि अपने सामने रखी वस्तु का, मान लीजिए ये बोर्ड को यदि हम दर्पण मान ले, सैलून में सामान्यतः दर्पण जो है, ऐना जो है बहुत बड़ा लगा हुआ रहता है। तो यदि हम इसको दर्पण मान ले, ठीक है, तो ये दर्पण अपने सामने रखी वस्तु का, यानी इसके सामने में जो भी है, मैं भी इसके सामने में हूं, मेरा भी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा यदि यह दर्पण रहता तब। ठीक है, तो दर्पण क्या करता है कि अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको, परिभाषा को लिख लीजिएगा, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो दर्पण एक प्रकार का पॉलिश किया हुआ चमकीला परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। ठीक है, या आप लोग अगर ये बड़ा सा परिभाषा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक शॉर्टकट भी परिभाषा है। हालांकि अगर 2 नंबर में पूछा जाता है कि दर्पण क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से समझाएं, दर्पण के कितने प्रकार होता है बताएं, तो इसके लिए आपको यही परिभाषा अच्छा रहेगा कि दर्पण एक प्रकार का पॉलिश किया हुआ चमकीला परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। और नहीं, जिसको शॉर्टकट में याद करना है तो पॉलिश की हुई किसी चिकनी व चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं सामान्यतः। हालांकि ये थोड़ा परिभाषा आधा अधूरा लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी, हालांकि अब पूर्णतः आधा अधूरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये दर्पण के मानक पर ये उतर पाता है, मानदंडों पे उतर पाता है ये भी परिभाषा। इसलिए इस परिभाषा को भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि पॉलिश की हुई किसी चिकनी व चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग दर्पण के बारे में समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको दर्पण के प्रकार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका अगर लिख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, तो आप लोग नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हालांकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। ठीक है,
नहीं तो मोबाइल में ही आपका स्क्रीनशॉट धरा के धरा रह जाएगा और वो चीज़ें आपके माइंड में नहीं आ पाएगी। मायने ये रखता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे उतरनी चाहिए, आपके माइंड में उतरनी चाहिए। नहीं तो लिखा हुआ और स्क्रीन बहुत लिखा हुआ चीज़ें किताब में भी रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आना बहुत मायने रखती है। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले दर्पण के प्रकार के बारे में, अभी मैंने दर्पण के बारे में चर्चा किया था और दर्पण की परिभाषा के बारे में आपको बतलाया था। अब मैं दर्पण के प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दर्पण कुल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दर्पण कुल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दर्पण कुल 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। पहला हो गया समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। दूसरा हो गया गोलीय दर्पण और तीसरा हो गया परवलयीय दर्पण, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि दर्पण कुल कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक हो गया समतल दर्पण, ठीक है, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, तीसरा हो गया परवलयीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, परवलयीय दर्पण क्या होता है, तो इन सबों के बारे में अभी जैसे मैंने दर्पण के परिभाषा के बारे में चर्चा किया था, ठीक उसी प्रकार मैं बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से आगे मैं आपको समतल दर्पण के बारे में बताऊंगा, समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण के बारे में बताऊंगा, फिर गोलीय दर्पण का भी कुछ प्रकार होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में बताऊंगा और गोलीय दर्पण के प्रकार के बाद मैं आपको परवलयीय दर्पण के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, दर्पण आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस टॉपिक पे खास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स रहता है साइंस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स ही रहता है और सब्जेक्टिव में भी फिक्स रहता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में सामान्यतः लघु में पूछा जाता है, ठीक है, और अगर एग्जामिनर का मन रहा तो हो सकता है दीर्घ में भी पूछते। तो आप लोग, मैं आपको इस चीज़ को, इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा ही डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि आपके लेवल से थोड़ा मॉडरेट लेवल तक पढ़ाऊंगा, ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाए, ताकि दर्पण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाए, उन सभी क्वेश्चनों का आप बाकायदा अच्छे से डील कर पाए, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अब मैं दर्पणों में सबसे पहले समतल दर्पण का चर्चा करूंगा, ठीक है। तो समतल दर्पण की परिभाषा के बारे में सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। जिस दर्पण को स्पर्श करने पर, स्पर्श करने का मतलब होता है छूना, तो जिस दर्पण को स्पर्श करने पर या छूने पर उसका परावर्तक सतह समतल प्रतीत हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो जिस दर्पण को स्पर्श करने पर या छूने पर उसका परावर्तक सतह के बारे में मैंने कई बार आपको चर्चा कर दिया है, ठीक है। तो जिस दर्पण को छूने पर उसका परावर्तक सतह समतल प्रतीत होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो डेली लाइफ में जो जिस दर्पण का उपयोग करते होंगे, जिस शीशा का उपयोग करते होंगे, वो सामान्यतः समतल दर्पण ही होता है, ठीक है। अब समतल दर्पण की परिभाषा के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है, उसके बाद हम समतल दर्पण के अब गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में समतल दर्पण के गुण से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि समतल दर्पण के बारे में सीधे सीधे परिभाषा भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसके गुणों के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। आपको यदि बोर्ड एग्जाम में अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे, तो ऐसे ही आपको समतल दर्पण का लघु उत्तरीय यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो समतल दर्पण का यदि पूछा जाए क्या होता है, उदाहरण सहित समझाएं या फिर उसका अनुप्रयोग बताएं। अनुप्रयोग मतलब उसका उपयोग बताएं, ठीक है। तो समतल दर्पण का यदि आपको लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग समतल दर्पण का सामान्यतः ऐसे ही परिभाषा लिख दीजिएगा
और परिभाषा लिख करके नीचे में समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण के बारे में बता दीजिएगा या समतल दर्पण का गुण के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, यदि आपसे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण पूछे या समतल दर्पण का गुण पूछे तो ये सारे मैं आपको गुण के बारे में चर्चा करवा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करवा रहा हूँ, उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करवा रहा हूँ। तो ये सब चीजें आप लोग बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा लिखने का मतलब ये नहीं है कि लिखने के लिए हम बहुत कुछ लिख दिए, लेकिन जो चीज़ पूछा जा रहा है एग्जाम में वो चीज़ हम लिखे ही नहीं। अगर समतल दर्पण के बारे में पूछा जाए तो हम समतल दर्पण के बारे में ही जवाब देंगे। ये नहीं कि पूछा जा रहा है समतल दर्पण के बारे में और बता दे रहे हैं हम उत्तल दर्पण के बारे में या अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो भी 2025 में शामिल होंगे वो सब क्वेश्चन को अभी से ही पकड़ने का प्रयास कीजिए, उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आप उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, और प्रयास कीजिएगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे राइटिंग के साथ लिखें। अभी से ही लिखना शुरू कर दें। जिनको लिखने की आदत नहीं है वो सब अभी से ही आंसर राइटिंग अभी से ही लिखना शुरू कर दें, ताकि उस समय जब बोर्ड एग्जाम आए तब उस समय आपको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े लिखने का। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है सामान्यतः कि बोर्ड एग्जाम के वक्त लिखना ज़्यादा पड़ता है। अगर आप अच्छे नंबर का चाह रखते हैं कि हमको अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में प्राप्त हो, तो इसके लिए आपको लिखना भी पड़ेगा कॉपी में, क्योंकि जो सवाल पूछा जाएगा जब तक आप उसका आंसर लिखिएगा नहीं तब तक आपको नंबर मिलेगा नहीं। इसलिए आप लोग अभी से ही सारा कुछ प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं थ्योरी करवाते जा रहा हूँ और थ्योरी के माध्यम से सब्जेक्टिव को भी मैं करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर को ख़त्म होते ही कौन कौन सी क्वेश्चन अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चन को मैं लिख करके बोर्ड पे बता दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा गया, आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने परिभाषा के बारे में चर्चा कर लिया। अब इसके गुण के बारे में, समतल दर्पण में क्या ऐसा चीज़ है कि मैं उसे समतल दर्पण ही मानूं, क्या ऐसा उसका प्रकृति है, क्या ऐसा उसका गुण है जिसके माध्यम से मैं उसको पहचान सकूं। ठीक है, तो पहला इसका गुण के बारे में यदि हम चर्चा करें तो समतल दर्पण का सबसे पहला गुण होता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, समतल दर्पण के यदि प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करें, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण के बारे में चर्चा करें, तो समतल दर्पण के सबसे पहला गुण होता है कि समतल दर्पण में जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है। ठीक है, यानी आप ही के जैसे हमशक्ल चीज़ें जब दर्पण में बनते हैं तो उसे सामान्यतः इमेज के रूप में बोला जाता है। ठीक है, हालांकि इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में मैं साइंटिफिक अध्ययन आपको इस टॉपिक के बाद करवाऊंगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तब तक आप लोग सामान्यतः प्रतिबिंब का मतलब वही इमेज समझ लीजिएगा, फोटो समझ लीजिएगा कि उसका फोटो ही उसका प्रतिबिंब है। ठीक है, और हालांकि वही होता है उसका वास्तविक मतलब, लेकिन उसका साइंटिफिक लैंग्वेज थोड़ा अलग रहता है जिसको मैं परिभाषा के माध्यम से आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई सदैव वस्तु के आकार या ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव में इस गुण को ऐसे पूछा जा सकता है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल, हाँ ये चीज याद रखिए, किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार सदैव का मतलब होगा हमेशा, जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई बस सदैव वस्तु के आकार या ऊंचाई के बराबर है। आकार कहने का मतलब है कि वो कितना मोटा है, कितना फैला हुआ है, ऊंचाई कहने का मतलब वो कितना लंबा है। ठीक है, तो जितना लंबा वस्तु रहेगा, जितना आकार का वस्तु रहेगा, ठीक वैसा ही उसका प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा, तो समतल दर्पण में बनेगा। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, और ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरे गुण के बारे में अगले स्लाइड में बताऊंगा, तब तक आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये
हाँ, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको कई दफ़ा चर्चा कर चुका हूँ और आगे मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बतलाता ही रहूँगा कि ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे न केवल सब्जेक्टिव ही वरन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बड़ी ध्यान से, बहुत ही शांत दिमाग से पढ़िए और इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए अब मैं समतल दर्पण के दूसरे गुण के बारे में चर्चा करता हूं। ठीक है, तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब या का दूसरे गुण के बारे में या उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, अथवा समतल दर्पण के प्रॉपर्टी के दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में अब मैं चर्चा करूंगा। तो समतल दर्पण से सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, काल्पनिक होते हैं। अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब के परिभाषा के बारे में सामान्यतः कहा जाता है कि वैसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसका रियल मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, तब तक आप इस चीज को याद रख लीजिए। ठीक है, इसको मैं आगे विस्तार पूर्वक काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करने ही वाला हूं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। बस आप लोग याद कर लीजिए कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, या समतल दर्पण से सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑब्लिक देके, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा। तो समतल दर्पण से सदैव काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं, इसलिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो पर्दे पर सामान्यतः देखिए, जब मैं आपको प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करूंगा तब काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसलिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो क्योंकि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो काल्पनिक होते हैं, आभासी होते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले गुण के बारे में बताया था कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई वस्तु के आकार या ऊंचाई के ठीक बराबर होता है। तो ये रहा समतल दर्पण से संबंधित पहला गुण, और ये रहा समतल दर्पण से संबंधित दूसरा गुण, जिसमें बतलाया गया है कि समतल दर्पण से सदैव काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। ठीक है, और ध्यान रहिए इस चीज को आप ध्यान रखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वह सदैव क्या होते हैं, सीधा होते हैं। क्या होते हैं? सीधा होते हैं, और सदैव सीधा होते हैं और दर्पण के पीछे बनते हैं। तो मैं आगे आपको ये इस चीज के बारे में भी बताऊंगा कि समतल दर्पण से बनने प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं अभी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। तो मैं अभी आपको तीसरा गुण के बारे में चर्चा किया था, उसी गुण को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं और समतल दर्पण से
प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनते हैं। तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं, और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव, और ये समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनते हैं। इसको, ये परिभाषा को आप एक चौथा नंबरिंग देकर भी इसको लिख सकते हैं, इस गुण को, सॉरी परिभाषा को नहीं, इस गुण को आप लिख सकते हैं। इसको और को हटा दे सकते हैं, यहाँ पे चौथा क्रम देके इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को एक ही में अटैच कर दिया कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं और समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनते हैं। तो आप लोग को मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है कि समतल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनते हैं, तो समतल दर्पण से सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो इस चीज को आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैं आगे आपको बतलाने ही वाला हूं, इसलिए आप लोग नोट नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आगे इस चीज के बारे में बतलाने ही वाला हूं, ठीक है। लेकिन आपको यदि क्यूरियोसिटी है तो आप लोग लिख सकते हैं, इसके लिए कोई खराबी नहीं है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। और आज का क्लास मैं आपको यहीं तक दे रहा हूँ, आगे का क्लास मैं आपको फिर पुनः कल आपको दूंगा। तो आज तक, हालांकि मैं ये समतल दर्पण के गुण के बारे में अभी पूरा नहीं पढ़ाया हूँ, बहुत सारे अभी 4-5 गुण बचा हुआ है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग इसको लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और रिवीजन करते रहिएगा। लगातार पढ़िएगा, लगातार रिवीजन कीजिएगा, तभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये जो भी है कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।